आज के इस गहरे विश्लेषण में हम एक ऐसे विषय की परतें खोलने वाले हैं जिसकी तलाश आज के इस शोर शराबे वाले दौर में हर इंसान कर रहा है। मेरा मतलब है मानसिक शांति और अपनी व्यक्तिगत सीमाएं तय करने की कला। बिल्कुल। और अक्सर इस शो में हम लंबे लंबे शोध पत्रों या जटिल किताबों पर चर्चा करते हैं, लेकिन आज हमारे पास जो स्रोत है वो कोई भारी भरकम ग्रंथ नहीं है। हाँ, आज की हमारी पूरी चर्चा सिर्फ एक अकेली तस्वीर पर आधारित है। हाँ। एक बेहद प्रभावशाली और अपने आप में पूरी एक कहानी समेटी हुई तस्वीर, जिसके निचले हिस्से पर एक नाम उकेरा गया है, इवाशिवी। और ये नाम अपने आप में बहुत कुछ कहता है। इस चित्र का जो दृश्य प्रतिनिधित्व है वो मानव मनोविज्ञान और आधुनिक जीवन के संघर्षों का बहुत ही सटीक आईना है। के मनोवैज्ञानिक अर्थ को डिकोड करना है। चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कई बार एक साधारण सी दिखने वाली तस्वीर में ज्ञान का ऐसा खजाना छिपा होता है जो शब्दों की सीमाओं को पार कर जाता है। बिल्कुल सही कहा। जब हम किसी चित्र का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करते हैं तो केवल रंगों या आकारों को नहीं देखते, हम उस वैचारिक गहराई को पढ़ते हैं जो उस फ्रेम के हर एक हिस्से में मौजूद होती है। और इस तस्वीर के पृष्ठभूमि पर अगर हम गौर करें तो ये दृश्य अपने आप में ही बहुत सम्मोहक है। तस्वीर में एक बेहद शांत और प्राकृतिक वातावरण उकेरा गया है। और विरोधाभासों से भरा हुआ भी। एग्जैक्टली। पृष्ठभूमि पर एक डूबता हुआ या शायद उगता हुआ सूरज है, जिसने पूरे आसमान को एक सुनहरे और नारंगी रंग की चमक से भर दिया है। आसमान में कुछ पक्षी पूरी आजादी के साथ उड़ रहे हैं। और दूर तक फैले हुए जो राजसी पहाड़ हैं वो अपनी विशालता से एक अजीब सा ठहराव देते हैं। उन पहाड़ों की तलहटी में एक बेहद शांत झील या नदी बह रही है। हाँ, और पानी की सतह पर सूरज की रोशनी का जो अक्स पड़ रहा है वो बहुत सुकून देने वाला है। लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो केंद्रीय आकृति। वो इंसान जो एक चट्टान पर ध्यान के मुद्रा में बैठा है। इस भागती दौड़ती दुनिया में यह आकृति पूर्ण स्थिरता का प्रतीक नजर आती है। एकदम। और यहाँ जो सबसे रोचक बात है वो केवल ये केंद्रीय आकृति या पहाड़ों की विशालता नहीं है, बल्कि इस व्यक्ति के आसपास जो छोटे छोटे प्रतीक हैं। हाँ, तस्वीर के निचले हिस्से में बड़ी ही चतुराई से सजाए गए प्रतीक। अगर हम फ्रेम के बाईं ओर ध्यान दें तो वहां एक छोटी सी आग जल रही है, एक कैंप फायर, जो कि ध्यान और पानी की ठंडक के बिल्कुल विपरीत है। बिल्कुल। मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक दृष्टियों से अग्नि हमेशा ऊर्जा, प्रचंडता और परिवर्तन का प्रतीक रही है। पुरानी चीजों को भस्म करके नया रूप लेना। तो ध्यान की पूर्ण शीतलता और पानी के शांत बहाव के ठीक बगल में अग्नि की ये गर्मी एक तरह का संतुलन बनाती है। सही कहा। ये इस बात का संकेत है कि जीवन में शांति का मतलब ऊर्जा का खत्म हो जाना नहीं है। इंसान के भीतर जुनून की आग जल सकती है, लेकिन फिर भी उसका मन पानी की तरह शांत रह सकता है। ये अग्नि और जल का सह अस्तित्व सच में एक गहरा अर्थ रखता है। और उस कैंप फायर के ठीक सामने नीचे की तरफ एक खुली हुई किताब और एक कप रखा हुआ है, शायद चाय या कॉफी का कप। ये एक बहुत ही सुंदर कंट्रास्ट है। हाँ, एक तरफ पहाड़, सूरज और ध्यान जैसी बड़ी आध्यात्मिक अवधारणाएं हैं, और दूसरी तरफ एक कप और किताब जो रोजमर्रा की जिंदगी के छोटे छोटे साधारण से ठहराव को दर्शाते हैं। ये संयोजन हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि मानसिक शांति पाने के लिए हमेशा पहाड़ों की चोटियों पर जाना जरूरी नहीं है। बिल्कुल। दिन भर के भागदौड़ के बीच एक कप चाय और एक अच्छी किताब के साथ भी वो शांति पाई जा सकती है। अब अगर हम दाईं ओर के प्रतीकों पर नजर डालें तो कुछ और भी गहरे अर्थ सामने आते हैं। वहां एक त्रिशूल जमीन में गड़ा हुआ है और उस पर एक रुद्राक्ष की माला लिपटी हुई है। चूंकि तस्वीर पर आइवा शिवी लिखा है तो ये स्पष्ट रूप से भगवान शिव के प्रतीकों की ओर इशारा करता है। हाँ, और भारतीय दर्शन में शिव को परम ध्यानी माना गया है, जो ब्रह्मांड के सारे कोलाहल के बीच भी अचल रहते हैं। त्रिशूल अक्सर मन, बुद्धि और अहंकार के नियंत्रण का प्रतिनिधित्व करता है, या फिर इंसान के भीतर की नकारात्मकता के विनाश का भी। और ठीक उसी के बगल में दाईं ओर एक बहुत ही सुंदर चमकता हुआ कमल का फूल है। कमल के फूल की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि वो कीचड़ में खिलता है,
लेकिन उसकी पंखुड़ियां उस कीचड़ से पूरी तरह अछूती रहती हैं। और इस तस्वीर में कमल केवल खिला हुआ ही नहीं है, बल्कि वो प्रकाशमान है, उसमें से एक चमक निकल रही है, जो इस बात का बहुत ही शक्तिशाली प्रतीक है कि दुनियादारी की उलझनों और सांसारिक कीचड़ के बीच रहकर भी इंसान अपनी पवित्रता और अपनी आंतरिक रोशनी को कैसे बनाए रख सकता है। तो एक ही फ्रेम में आग की प्रचंडता, पानी की शीतलता, ध्यान की स्थिरता, रोजमर्रा की किताब और कमल की पवित्रता, ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जो बाहर से पूरी तरह शांत है। बिल्कुल, लेकिन भीतर से बहुत गहरा और जीवंत है। ये दृश्य बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह देता है। लेकिन इस तस्वीर की जो बात इसे आधुनिक जीवन के लिए सबसे ज्यादा प्रासंगिक बनाती है, वो है इस पर लिखे गए शब्द। बिल्कुल, वो टेक्स्ट बहुत ही पावरफुल है। तस्वीर के ऊपरी हिस्से में बहुत ही स्पष्ट शब्दों में घोषणा की गई है। इसमें लिखा है, आई एम गोइंग टू कीप माई पीस ओवर एवरीथिंग एल्स दैट्स नॉट ईगो। जिसका अर्थ है, मैं हर चीज से ऊपर अपनी शांति को रखूंगा, ये अहंकार नहीं है। अगर हम इसे बड़े संदर्भ से जोड़ें तो हम पाएंगे कि ये एक अकेली पंक्ति आज के समाज की एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक गलतफहमी पर सीधा प्रहार करती है। बिल्कुल, सदियों से हमारे सामाजिक ढांचे में त्याग और दूसरों के लिए खुद को मिटा देने की भावना का इतना महिमा मंडन किया गया है कि इंसान अपनी खुद की भलाई के बारे में सोचना ही भूल गया है। अक्सर देखा जाता है कि जब कोई व्यक्ति अपनी मानसिक शांति को प्राथमिकता देना शुरू करता है या अपने लिए कुछ सीमाएं तय करता है या किसी ऐसे रिश्ते या काम को ना कहता है जो उसे मानसिक रूप से खोखला कर रहा हो, हाँ, तो उस पर तुरंत अहंकारी या घमंडी होने का ठप्पा लगा दिया जाता है। ये मान लिया जाता है कि वो इंसान स्वार्थी हो गया है। लेकिन ये वाक्य स्पष्ट रूप से आत्म देखभाल और स्वार्थ के बीच की उस बारीक रेखा को परिभाषित कर रहा है। अपनी ऊर्जा और अपनी शांति की रक्षा करना कोई अपराध या अहंकार नहीं है, बल्कि ये एक स्वस्थ जीवन जीने की पहली शर्त है। और यही वो बिंदु है जहां इंसान सबसे ज्यादा संघर्ष करता है। हर किसी को खुश रखने की जो आदत है, जिसे मनोविज्ञान में एक बड़ी समस्या माना गया है, वो इंसान को भीतर से तोड़ देती है। दूसरों की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश में इंसान अपनी ही शांति को दांव पर लगा देता है। और तस्वीर की जो अगली पंक्ति है, वो इस घुटन से बाहर निकलने का रास्ता दिखाती है। उसमें क्या लिखा है? उसमें लिखा है, डोंट बी मिस्टेकन, इट्स जस्ट दैट आई एम डन विथ ऑल द माइंड गेम्स एंड कंफ्यूजन। यानी गलत मत समझिए, बस बात इतनी है कि मैं अब सभी दिमागी खेलों और उलझनों से तंग आ चुका हूं। ये वाक्य रोजमर्रा की जिंदगी की एक बहुत ही कड़वी सच्चाई को सामने लाता है। इन दिमागी खेलों या माइंड गेम्स की जो अवधारणा है, वो बहुत जटिल है। बिल्कुल, आज के आधुनिक जीवन में शारीरिक मेहनत से ज्यादा इंसान को मानसिक उलझनें थकाती हैं। चाहे वो कार्यस्थल हो या सामाजिक दायरे, अक्सर लोगों की बातों के दोहरे अर्थ होते हैं। सामने वाला कह कुछ और रहा होता है और उसका इरादा कुछ और होता है। और ये समझने की जो लगातार कोशिश है कि किसी ने कोई बात किस लहजे में कही या उसके पीछे क्या साजिश हो सकती है, ये दिमाग पर एक बहुत बड़ा बोझ डालता है। मनोवैज्ञानिक भाषा में इसे कॉग्निटिव लोड का बढ़ना कहते हैं। दिमाग लगातार एक सतर्कता की स्थिति में रहता है, मानो किसी हमले का इंतजार कर रहा हो। और ये स्थिति अंततः एक गंभीर भावनात्मक थकावट को जन्म देती है। इसीलिए तस्वीर में ये कहना कि मैं इन दिमागी खेलों से तंग आ चुका हूँ, असल में एक तरह की मुक्ति की घोषणा है। ये इस बात का ऐलान है कि अब और ऊर्जा इन अदृश्य और अर्थहीन युद्धों में बर्बाद नहीं की जाएगी। ये भावनात्मक थकावट कितनी आम बात हो गई है, इसे हम रोजमर्रा के छोटे छोटे उदाहरणों से समझ सकते हैं। जैसे कि ऑफिस के ईमेल्स? बिल्कुल, किसी ईमेल के अंत में लिखे गए एक साधारण से धन्यवाद या सादर के पीछे के व्यंग को डिकोड करने में जो ऊर्जा खर्च होती है। या फिर सामाजिक समारोह में चेहरे पर एक झूठी मुस्कान बनाए रखने की जो जद्दोजहद होती है, वो इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। ऐसा लगता है जैसे ये सब कुछ एक बहुत बड़े नाटक का हिस्सा है जिसमें इंसान बिना चाहे भी भाग ले रहा है। और ऐसे में ये तस्वीर एक ब्रेक लेने की, इस नाटक से बाहर निकलने की बात करती है। और इसी ऊर्जा को बचाने की सबसे अहम रणनीति तस्वीर के आखिरी हिस्से में बताई गई है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। हाँ, क्योंकि ये हिस्सा एक बहुत ही कड़ा, व्यवहारिक और स्पष्ट नियम तय करता है। अंतिम पंक्ति कहती है, I am going to keep things simple. Just reflect what I get, nothing more, nothing less. मैं चीजों को सरल रखने वाला हूँ, बस वही वापस करूंगा जो मुझे मिलेगा, न कुछ ज्यादा न कुछ कम। मानव व्यवहार के दृष्टिकोण से
इस प्रतिबिंबित करने या रिफ्लेक्ट करने की अवधारणा को हम एक भावनात्मक दर्पण के रूप में देख सकते हैं। इसे समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये बदले की भावना से बिल्कुल अलग है। बदला लेने में इंसान सक्रिय रूप से सामने वाले को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, जिसमें फिर से उसकी ऊर्जा खर्च होती है। बिल्कुल। और दूसरी ओर अत्यधिक त्याग करने की प्रवृत्ति में इंसान दुख सहकर भी प्यार देता रहता है, जो अंततः उसे भावनात्मक रूप से दिवालिया कर देता है। तो ये जो मिररिंग या प्रतिबिंबित करने का तरीका है, ये असल में एक आत्मरक्षा की प्रवृत्ति है। इंसान जब बार बार एक तरफा रिश्तों में अपना समय और ऊर्जा लगाता है और बदले में उसे सिर्फ निराशा या चालाकी मिलती है, तो वो खुद को बचाने के लिए यह तरीका अपना लेता है। आप सम्मान देंगे तो बदले में सम्मान मिलेगा, आप दूरी बनाएंगे तो दूरी मिलेगी। यह भावनाओं के लेन देन में एक पूर्ण संतुलन की स्थिति है, न कुछ ज्यादा न कुछ कम। ये नियम जीवन की जटिलताओं को एक झटके में सरल बना देता है। ये एक तरह से अपनी ऊर्जा के बैंक खाते को प्रबंधित करने जैसा है। कोई भी इंसान अपने बैंक खाते से उससे ज्यादा पैसे नहीं निकाल सकता जितने उसमें जमा है। बहुत सही तुलना है। ठीक उसी तरह भावनात्मक खाते में भी अगर सिर्फ खर्च ही होता रहेगा और कुछ जमा नहीं होगा तो दिवालिया होना तो तय है। इसलिए केवल उतना ही वापस करना जितना मिल रहा है, ये कोई क्रूरता नहीं है, बल्कि अपने वजूद को बनाए रखने का एक बेहद जरूरी कदम है। तो आखिर इस सबका मतलब क्या है? अगर हम इस पूरे विश्लेषण को समेटें तो ये स्रोत सामग्री हमें क्या सिखाती है? इस तस्वीर के जो दृश्य है, विशाल पहाड़, शांत जल, खिलता हुआ कमल, ध्यानी और शिव का त्रिशूल, ये सब आध्यात्मिकता और गहरी शांति का प्रतीक है। और दूसरी तरफ जो शब्द हैं, वे आज के दौर की कड़वी सच्चाइयों का सामना करने के लिए बनाए गए सख्त नियम हैं। और ये दोनों बातें आपस में टकराती नहीं है, बल्कि एक दूसरे की पूरक हैं। ये मिलकर ये संदेश देती हैं कि शांति कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो बाजार में मिल जाए या कोई उपहार में दे दे। शांति की रक्षा करनी पड़ती है, और उसकी रक्षा करने के लिए कभी-कभी कठोर होना पड़ता है, अपनी व्यक्तिगत सीमाएं खींचनी पड़ती हैं। और उन लोगों या परिस्थितियों से अपनी ऊर्जा को वापस खींचना पड़ता है जो उसे निगल रहे हैं। असली ध्यान केवल आंखें बंद करके बैठना नहीं है, बल्कि खुली आंखों से ये चुनाव करना है कि जीवन में किस चीज को प्रवेश की अनुमति देनी है और किसे बाहर का रास्ता दिखाना है। इस पूरी चर्चा का सार यही है कि शांति एक सक्रिय प्रक्रिया है, निष्क्रिय नहीं। ये दिमागी उलझनों को जड़ से काटने, स्पष्टता अपनाने और अपनी भावनाओं के निवेश को सोच समझकर करने की मांग करती है। तस्वीर में बैठा वो व्यक्ति दुनिया से भाग नहीं रहा है, वो बस अपनी शर्तों पर दुनिया का सामना कर रहा है। वो अपनी आंतरिक दुनिया का पहरेदार बन गया है। लेकिन ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। कैसा सवाल? एक ऐसा सवाल जिस पर इस चर्चा के बाद चिंतन करना बहुत जरूरी है। अगर कोई इंसान जीवन में सिर्फ वही प्रतिबिंबित करता है जो उसे दुनिया से मिलता है, न कुछ कम न कुछ ज्यादा, हाँ, तो क्या इस प्रक्रिया में हम बिना शर्त करुणा या निस्वार्थ दया दिखाने की क्षमता खो देते हैं? जरा सोचिए, अगर हर इंसान केवल सामने वाले के व्यवहार का ही दर्पण बन जाए तो इस दुनिया में फैली नकारात्मकता के चक्र को पहली बार तोड़ने की पहल कौन करेगा? ये तो सच में सोचने वाली बात है। अगर दुनिया कड़वाहट दे रही है और हम अपनी सुरक्षा के नाम पर ठीक वही कड़वाहट वापस कर रहे हैं, तो क्या हम जाने अनजाने में उसी कड़वाहट का हिस्सा नहीं बन रहे हैं? तो क्या शांति की ये सरल रणनीति इंसान को सुरक्षित तो रखती है, लेकिन कहीं ना कहीं यह हमें भावनात्मक रूप से एक बेहद सीमित दायरे में कैद भी कर देती है? बिल्कुल, जहां देने की खुशी केवल पाने की शर्त पर निर्भर हो जाती है। ये सच में एक ऐसा विचार है जो भीतर तक झकझोर देता है। एक तरफ अपनी खुद की शांति और ऊर्जा को बचाना नितांत आवश्यक है, क्योंकि खाली बर्तन से दूसरों की प्यास नहीं बुझाई जा सकती। और दूसरी तरफ दुनिया में कुछ अच्छा, कुछ निस्वार्थ छोड़ जाना भी इंसान होने की पहचान है। इन दोनों ध्रुवों, आत्मरक्षा और निस्वार्थ करुणा के बीच का संतुलन खोजना ही शायद जीवन की सबसे बड़ी पहेली है। हम इस पहेली का कोई एक सीधा या अंतिम जवाब तो नहीं दे सकते, लेकिन ये निश्चित रूप से एक ऐसा गहन विचार है जिसे हम आज के इस गहरे विश्लेषण से अपने साथ लेकर जा सकते हैं। अपनी शांति की रक्षा जरूर की जानी चाहिए, लेकिन ये भी विचार करना होगा कि क्या वो शांति एक ऊंची दीवार बनकर हमें दुनिया से काट रही है, या वो एक खुला आसमान है जो हमें और अधिक विस्तृत कर रहा है। ये संतुलन ही शायद असली आत्मज्ञान है। बिल्कुल। आज की इस वैचारिक यात्रा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे एक नए विषय और एक नई चर्चा के साथ। तब तक इन सवालों पर विचार करते रहें और अपनी आंतरिक शांति की खोज जारी रखें।